नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू छूट प्रदान करने का निर्णय। मोदी सरकार कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानीय विधायक ने गिनाई उपलब्धियां। धरने से मुकरे विधायक, कहा काम करवाने अधिकारियों से मिलने आया था, थकान लगी लेट गया। और जामुन की आवक शुरू, 100 रुपए प्रति किलो के दर से रीवा में बिक रही जामुन। खबरें विस्तार से। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। रीवा जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में रीवा कोविड प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। वर्तमान स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कोरोना कर्फ्यू में छूट देने का निर्णय लिया गया है कि संपूर्ण जिले में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जून सुबह 6 बजे से आगामी अल्प दिवसों तक कोरोना कर्फ्यू में नियम एवं शर्तों के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए 50% बाजार खोलने का निर्णय लिया गया है। एक दिन राइट साइड की दुकानें और दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खोलने की सहमति बनी है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मार्केट खुलेगा। बसों को 50% छूट व ऑटो को 2 यात्रियों को बिठाने की छूट दी गई है। अंतिम यात्रा में 10 लोग व वैवाहिक कार्यक्रमों में 20 लोग सम्मिलित हो पाएंगे। रेस्टोरेंट को शाम 6 बजे के बाद होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। इसके साथ साथ अति आवश्यक वस्तुएं पूर्व की तरह से ही मिलती रहेंगी। संडे लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। वहीं प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस संबंध में मंत्री रामखिलावन पटेल से बात की गई थी। रीवा को अनलॉक को लेकर के क्या फैसले लिए गए, किस तरह की रणनीति तैयार की गई? शासन की गाइडलाइन थी, उसी के अनुसार रीवा शहर को, पूरे ग्रामीण अंचल को अनलॉक किया जा रहा है। जो यहाँ लोकल सोशल इशू थे, उस हिसाब से यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, सामाजिक संगठन के लोगों से, व्यापारियों से चर्चा करके जो उनकी मांग थी उसको पूर्ण करके अनलॉक किया जाएगा। तो क्या सब्जी मंडी हो चाहे शादी विवाह का कार्यक्रम के क्या क्या निर्णय लिए गए, कैसे? सब्जी में दोनों पक्षों में है ना, लड़की पक्ष लड़का पक्ष दोनों को मिला के 20 लोग रहेंगे। उसको थाने में सूचना देनी पड़ेगी कौन हमारे 10-10 लोग रहेंगे, उसके अनुसार से उनको अनुमति मिल जाएगी। इसी तरह 13वीं में 10 लोग रहेंगे, संस्कार में 10 लोग रहेंगे और जो शासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार। बाजार खोलने के लिए क्या नया पहल? बाजार 50% खुलेगा, है ना। उसमें व्यापारी लोग तय कर लेंगे। अभी तय हुआ है कि एक दिन लेफ्ट साइड, एक दिन राइट साइड, जैसा व्यापारी तय करेंगे उस तरह से मार्केट खोला जाएगा। तो यात्री बस वगैरह के लिए क्या नहीं? पूरे पूर्व से गाइडलाइन है कि यात्री बसों में कोविड-19 के नियम 50% लोग, अगर 50 सीटर है तो 25 लोग जाएंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, ऐसे बसें चलती रहेंगी। तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के क्या तैयारी है? कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला के कलेक्टरों को, वहाँ के CHMO को, वहाँ मेडिकल कॉलेज के डीन लोगों को निर्देश दिया है। उसकी पूरी तैयारी हर जगह, हर जिले में 50-50 बेड बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं। जो आने वाले समय में हमारे जो मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी ने जो अभी गाइडलाइन बनाई है ना, उसका पालन होगा तो तीसरी लहर आएगी। किस तरह की रणनीति तैयार की? शासन की गाइडलाइन थी, उसी के अनुसार रीवा शहर को, पूरे ग्रामीण अंचल को अनलॉक किया जा रहा है। जो यहाँ लोकल सोशल इशू थे, उस हिसाब से यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, सामाजिक संगठन के लोगों से, व्यापारियों से चर्चा करके जो उनकी मांग थी उसको पूर्ण करके अनलॉक किया जा रहा है। तो क्या सब्जी मंडी हो चाहे शादी विवाह का कार्यक्रम के क्या क्या निर्णय लिए गए, कैसे? सब्जी में दोनों पक्षों में है ना, लड़की पक्ष लड़का पक्ष दोनों को मिला के 20 लोग रहेंगे। उसको थाने में सूचना देनी पड़ेगी कौन हमारे 10-10 लोग रहेंगे, उसके अनुसार से उनको अनुमति मिल जाएगी। इसी तरह 13वीं में 10 लोग रहेंगे, संस्कार में 10 लोग रहेंगे और जो शासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार। बाजार खोलने के लिए क्या नया पहल? बाजार 50% खुलेगा, है ना। उसमें व्यापारी लोग तय कर लेंगे। अभी तय हुआ है कि एक दिन लेफ्ट साइड, एक दिन राइट साइड, जैसा व्यापारी तय करेंगे उस तरह से मार्केट खोला जाएगा। तो यात्री बस वगैरह के लिए क्या नहीं? पूरे पूर्व से गाइडलाइन है कि यात्री बसों में कोविड-19 के नियम 50% लोग, अगर 50 सीटर है
तो 25 लोग जाएंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, ऐसे में बसें चलती रहेंगी। तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के क्या तैयारी है शासन में? कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला के कलेक्टरों को, वहाँ के सीएचएमओ को, वहाँ मेडिकल कॉलेज के डीन लोगों को निर्देश दिया है। उसकी पूरी तैयारी हर जगह, हर जिले में 50-50 बेड बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं, जो आने वाले समय में हमारे जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो अभी गाइडलाइन बनाई है ना, उसका पालन होगा तो तीसरी लहर आएगी नहीं। मोदी सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विधायक राजेंद्र शुक्ल ने उपलब्धियां गिनाई। साथ ही पत्रकारों को पत्रकार दिवस की बधाइयां देते हुए गरीबों को खाद्यान्न वितरित किया। केंद्र सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल ने शहर का भ्रमण करते हुए गरीबों को खाद्यान्न की पर्ची वितरित करते देखे गए। साथ ही पत्रकार दिवस को मद्देनजर रखते हुए पत्रकारों को बधाई दी। इसके अलावा मोदी कार्यकाल में 2 वर्षों में मिली उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि सरकार हमेशा विकास की राह पर चली है। आज देश प्रदेश सहित रीवा जिले में भी विकास की गंगा बहती देखी जा सकती है। हर गरीब को मोदी सरकार ने छत प्रदान की है। जिनके पास अभी भी आवास नहीं है, उनके लिए मकान बनाए जा रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर उन्होंने कहा कि रीवा के जिलेवासियों ने संयम बरतते हुए कोरोना पर नियंत्रण पा लिया है। कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी में कमी आने के चलते कोरोना कर्फ्यू खोला जा रहा है, लेकिन ये संक्रमण पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी और संयम निरंतर बरकरार रखना आवश्यक है। और भी अपने वक्तव्य में पूर्व मंत्री ने बहुत कुछ कहा, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। उसके बाद गड्डी रोड के लक्ष्मणपुर में, और वहाँ पर गरीब बस्ती में उनको मुफ्त में अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मोदी जी ने 2 महीने का मुफ्त में अनाज और शिवराज सिंह चौहान जी ने 3 महीने का मुफ्त में अनाज देने की व्यवस्था की है उन लोगों के लिए जो डेली कमाने और खाने वाले परिवार हैं। तो उसकी मॉनिटरिंग, और जैसा अभी योगेंद्र जी ने कहा कि मोदी जी ने 7 वर्षों में जो गरीब को राहत पहुंचाने वाली योजनाएं बनाई, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, 2022 तक ये तय किया था कि कोई भी गांव का कोई भी घर कच्चा ना बचने पाए, सबको पक्का कर देंगे। उसके लिए 1.5 लाख रुपए उन लोगों को दिया, और एक एक गांव में 200, 400, 500 योजनाएं प्रतिवर्ष स्वीकृत की गई। यदि बड़ा गांव है तो 300, 400, 500। हम लोगों को याद है कि पहले इंदिरा आवास योजना में मात्र पूरे जिले भर के लिए 50 मकानों का कोटा आता था, और अब हर गांव में 100 से 150, 200 मकान हर वर्ष स्वीकृत किए जा रहे हैं, क्योंकि उस काम को तेज से करना पड़ेगा। शौचालय, लोग बाहर शौच के लिए न जाएं। लकड़ी बिन बिन के भोजन बनाने वाले जो परिवार हैं, उनको गैस चूल्हा उसी प्रकार से दे दिया जाए जैसे शहरों में माताएं बहनें भोजन बनाती है, वैसे सुदूर गांव में आदिवासी परिवार की महिला भी गैस से भोजन बनाए। ये सोचा तो मोदी जी ने सोचा है। भाजपा विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल विद्युत विभाग की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। रीवा जिले अंतर्गत मऊगंज से विधायक प्रदीप पटेल द्वारा स्थानीय समस्याओं को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया था, जिसके निराकरण हेतु 1 हफ्ते का समय विद्युत विभाग द्वारा दिया गया था। परंतु 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी जब समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो बिस्तर लेकर अधीक्षण यंत्री कार्यालय पहुंच गए और अधीक्षण यंत्री ब्रिजेश कुमार के चेंबर के अंदर गद्दा बिछाकर लेट गए। लगभग 9 घंटे तक विधायक बिजली विभाग के अधीक्षण यंत्री कार्यालय में डटे रहे। इस बात की खबर लगते ही मीडिया कर्मी पहुंचे और बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधे रखी। मौके में जब जिला अध्यक्ष व विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे तब जाकर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि उनके क्षेत्र में बिजली की समस्या उत्पन्न है। जगह जगह के ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, तार टूटी है, विद्युत पोल उखड़े हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। जब उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछा कि लॉकडाउन द्वारा धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध है, तो उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपना काम करवाने के लिए अधिकारियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों ने कार्य करवाने हेतु आश्वासन दिया है, तो आप अब खुद वापस जा रहे हैं। नीचे हैं जो फोन नहीं उठा पा रहे थे, और इस कारण से मैंने ये जानकारी ऊपर बताई, उनको व्हाट्सएप में भी यहाँ वरिष्ठ अधिकारी को बताया था। इसके तहत मुझे 1 हफ्ते में काम को पूरा करने के लिए बोला गया था, मगर वो कई दिन हो गए, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते।
काम नहीं हुआ। आज मैं अधिकारी के सामने आया, फोन करके आया कि मेरे सारे काम मैं आ रहा हूँ, आप इसमें बैठ करके एक एक करके काम पूरे कराइए। और हमारी बात हुई, 2 घंटे हम लोग बैठे रहे। बैठने के बाद आप घर से खाना नहीं खा के आए थे एसपी साहब, तो बोले हम खाना खाने जा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, जब तक आप खाना खा के आ रहे तब तक मैं लेटा हूँ। तो मैं वहीं, चूंकि मेरी गाड़ी में परमानेंट गद्दा उद्दा रहता है, तो मैं बैठ करके लेट गया। अभी हमारे सब बातचीत हुई है, इन्होंने बोला 3 दिन के अंदर सारे काम हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। सर वजह क्या थी कि आप 8-9 घंटे तक आप कार्य? अभी तो ट्रांसफार्मर जले बदलना, केबल बदलना, यही काम है। कोई ऐसे काम नहीं है कि नया सब स्टेशन खोलना, ये तरह का। सर 70 प्रकार के मांग पत्र आपने सौंपे हैं, ऐसा जानकारी में आया है। तो क्षेत्र से जो हमारे पास अभी और भी है, वो इनको बता भी दिया इसी को कि हमारे ऑफिस में जितने आवेदन आए हैं, जितना मैंने पत्र लिखा है, क्योंकि अभी ऑफिस नहीं खुला है, वहां से भी और कागज आ जाएंगे। उसमें जो कर सकने योग्य वाले काम हो वो सब आप कर देंगे। कई घंटे तक मीडिया ने आपसे संपर्क करना चाहा, आपने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, मौन रहे। मीडिया जो है वो उसको ये धरना का रूप दे रहा था, इसलिए हमारा काम है, हम बैठे हैं। आप अधिकारी से बात सर, एक विभाग से इतनी धरना नहीं था, आप इनसे बात करिए। सर एक विभाग से इतनी समस्याएं आना क्या? आप इनसे पूछे, विभाग से समस्या आ रही थी, अब जवाब। सर डीई को हटाने जाने की भी मांग की जा रही है। नहीं, मेरी तरफ से कोई अधिकारी मांग नहीं की जा रही है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, ना तो मैंने किसी को अधिकारी को मांग किया, हटाने की मांग किया, ना कार्रवाई की मांग किया, ना कुछ किया। अगर ये आपको ये जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों ने दी है तो ये गलत जानकारी है। क्यों, आपको मैंने बोला है क्या? तो फिर आप कैसे अपने मन से लेकर? अभी आपने धरना समाप्त किया है, क्या आश्वासन मिला? मैंने अभी ये बोला है, हमारे अध्यक्ष जी बोले हैं कि बैठ करके, कल संडे है, लगातार आपके 2-3 दिन के अंदर सारे काम होंगे। तो मैंने कहा मैं यहाँ बैठा रहूंगा, क्या दिक्कत है? कुर्सी में बैठा रहूँ, पैर सूझ जाता तो लेट गया, नहीं तो कुर्सी बैठे बैठे काम करा लेंगे। इनने का जरूरत नहीं, 3 दिन के अंदर काम हो जाएगा। हमारे माननीय अध्यक्ष है, सरकार पार्टी के माननीय अध्यक्ष हैं, उनने 3 दिन के लिए बोला है, तो अब ये लगेंगे काम होगा। अगर नहीं होता तो लोग भी देखेंगे, अगर नहीं होता तब क्या करें? उस समय आपको खुद ही पता चल जाएगा। वहीं इस संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारी से बात की गई, उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। ठीक है, रेडी। माननीय विधायक जी मऊगंज श्री प्रदीप पटेल जी द्वारा अपने क्षेत्र की कुछ बिजली संबंधी समस्याओं को बताया गया है। उन्हें आश्वस्त किया गया है कि जल्दी से जल्दी इसका पूरा सर्वे करा के और जो समस्याएं तुरंत निपटाने लायक हो उनको तुरंत निपटा दिया जाएगा, और जो जिसमें से कुछ एस्टीमेट वगैरह बनाने की आवश्यकता है उसको समय सीमा के अंदर पूर्ण करा दिया जाएगा। तो क्या बोला गया है? वो धरने से नहीं उठे? उठ जाएंगे, धरने से उठेंगे, आश्वासन दे दिया गया है। मांग क्या थी? मांग बिजली विभाग से संबंधित है, कुछ केबल जली हुई है, कुछ ट्रांसफार्मर जो है, कुछ काम उसमें से हो भी गया है जो उन्होंने बताया। मतलब विभाग की कुछ लापरवाही रही होगी जिसकी वजह से आज विधायक को यहाँ बैठना पड़ा? नहीं, लापरवाही तो नहीं है। आंधी तूफान अभी 2-3 दिन पहले जो आए थे उसमें कुछ केबल वगैरह टूटी थी, तो काम जारी है, लगातार काम जारी है और 2-3 दिन के अंदर सब कंप्लीट हो। सर दोपहर 1 बजे से वो धरने पर, क्या कितना समय चूक लग गया? नहीं, उनको उसी समय पूरा ले लिया गया था। तो आप ही कार्यालय में बिस्तर लगा के लेते हैं? वो बोल रहे थे वहाँ नीचे लेट जाऊंगा कहीं से। कोरोना काल में धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई गई सर, अभी ये से कोई शिकायत दर्ज कराएगी? नहीं, मैंने कलेक्टर साहब को बताया सर ऐसी ऐसी बात है, और अपने वरिष्ठ अधिकारी मुख्य अभियंता महोदय को बता दिया, जिसको बता सकते थे। तो इसकी शिकायत आपके विभाग द्वारा की जाएगी कि न की जाएगी? क्या धरना प्रदर्शन की? अब ये वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा। किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बात न करने की वजह क्या? हमसे बात कर रहे थे? नहीं, हमसे भी ऐसी बात नहीं कर रहे थे, वो जनरल बात हो रही थी। नहीं, मौन धरना कह सकते हैं इस तरीके से। पिछले साल भी कुछ समस्याओं को लेकर मुख्य अभियंता कार्यालय में बैठे थे, फिर 9-10 बजे करीब चले गए थे। अब इस बार कर दें क्या बताएं? सर डी के ट्रांसफर का भी कोई नोट की जानकारी कराना चाहते हैं? डी कार्यालय डी उनके ट्रांसफर को लेकर भी बात आई है, उनसे कोई नाराजगी? काम को लेकर नाराजगी बता रहे हैं, मऊगंज के ही काम, पूरे मऊगंज के ही काम। रीवा की मंडियों में जामुन की आवक शुरू हो चुकी है। 100 रुपए प्रति किलो जामुन बिक रही है।
बारिश का मौसम शुरू होते ही जामुन की आवक शुरू हो जाती है। जामुन में प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी, विटामिन सी, मैग्नीशियम जैसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। मधुमेह रोगियों के लिए जामुन रामबाण है। जामुन जहां खाने में स्वादिष्ट होता है, वहीं इसमें मौजूद औषधीय गुण इसे और खास बना देते हैं। आज रीवा में जामुन की पहली खेप आई। आवक कम होने से रेट भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद भी लोग 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदते देखे गए। कुछ दिन बाद स्थानीय आवक आने से जामुन के रेट में कमी आ सकती है। बाहर की खेप अभी मंडियों में आ रही है, इसलिए 100 रुपए प्रति किलो की दर से जामुन बिक रही है। किलो 100 रुपए किलो। ये भी सीजन का पहला? हाँ, पहला है। आज पहले दिन तो होगा। रीवा में आरोपियों ने एक घर को निशाना बनाते हुए पत्थरबाजी व हवाई फायर किया था। पीड़ित ने पुलिस पर आरोपियों का बचाव करने का आरोप लगाया है। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में शिकायत बंद करने का दबाव बनाए जाने की भी बात कही है। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अरुण नगर में दिनांक 25 मई को दर्जन की संख्या में पहुंचे आरोपियों ने निशान तिवारी के घर को निशाना बनाते हुए पत्थरबाजी की। घर के कांच, गाड़ियों के कांच तोड़ डाले और साथ ही हवाई फायर भी किया। पीड़ित के मुताबिक विश्वविद्यालय थाना पुलिस द्वारा उक्त मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ पीड़ित के बताने के बाद भी पुलिस द्वारा नामजद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। सिर्फ 2 लोगों पर मामला कायम कर खानापूर्ति की गई, जिसके बाद पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी। बीती रात 11 बजे के लगभग विश्वविद्यालय थाना रायपुर करचुलियान में पदस्थ 2 आरक्षक पीड़ित के आवास पहुंचकर सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद कराए जाने का दबाव बनाने लगे। साथ ही आरक्षकों ने पीड़ित के साथ शराब के नशे में गाली गलौज भी की। ये जानकारी रीवा 24 को पीड़ित ने दी। मेरे घर पे ये फायरिंग और पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें बहुत तोड़फोड़ हुए थे और पुलिस भी आई थी। और जिन लोगों का हमने नाम लिखवाया था, उन लोगों का नाम भी नहीं लिखा गया था, सबका नाम हटा दिया गया था। किन किन लोगों का नाम लिखा गया? सिर्फ दीपेन पांडे, अन्नू का और मंटू द्विवेदी का नाम लिखा गया। ये लोग कौन थे? ये भी थे साथ में। और जो और भी मेन थे 3-4 लोग, उन सब का नाम हटा दिया गया है मेन उससे। और उसके बाद हमने सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेन की। अगले दिन 10-12 पुलिस वाले आए हैं, रात को करीब 11:30-12 बजे। थाने के? और ये विश्वविद्यालय थाने के थे। उसमें हमने बोला भी, हमने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी तो उन्होंने पहले बुलाया था। हम जब मना करके आया कि नहीं लेंगे वापस, आपने कार्रवाई नहीं की है, तो उन्होंने फिर मतलब 11:30-12 बजे रात परेशान करने के लिए, तो उसमें 7-8 पुलिस वाले ड्रिंक किए हुए थे। हमने बोला भी कि घर में लेडीजें हैं। ये कौन कौन से थाने की पुलिस आई थी? ये इसमें अब वो बोले कि कुछ रायपुर के हैं, कुछ तो यूनिवर्सिटी थाना के थे, विश्वविद्यालय थाना के। वो तो मैं एफआईआर करने गया था तो उनको वहाँ पहचानता हूँ। और ड्रिंक किए थे। मैंने मना भी किया, बोले कि आप रात में लेडीजें हैं घर में, मत आइए अंदर। जबरदस्ती हो गया, घुसने लगे, हटा के धक्का दे के सबको गाली गलौज करते हुए अंदर आने लगे। तो ऐसे गाली दे रहे थे, लेडीजों को भी खूब हाथ पांव जोड़ रही थी सब लोग थे। उसके बाद भी नहीं माने। और इसके अलावा मैं अंदर से ही, जब ये जबरदस्ती अंदर जा रहे थे तो मैं मोबाइल में वीडियो बना रहा था इनका, बुआ जी को दे दिया था। तो फिर मैं धीरे धीरे बनवा रहा था। बाहर तक आए हैं तो देख लिए तो मोबाइल मेरा छुड़ा लिए, दे ही नहीं रहे थे। उसका मोबाइल का वीडियो डिलीट कर दिए हैं। जहां से और भी जगह रहता, हर जगह से डिलीट कर दिए। बल्कि घर में जो फायरिंग पत्थरबाजी हुई थी, मीडिया के समक्ष यहाँ खाली खोखे भी कारतूस के मिले थे, फिर भी पुलिस ने एफआईआर में कुछ नहीं लिखा। क्या वो भी वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं? वो भी वीडियो कुछ डिलीट कर दिए गए हैं। 1-2 फिर मैंने बोला, हाथ पांव जोड़ा, तब जाके मोबाइल दिए हैं, छोड़े हैं उसको। मतलब उनका उद्देश्य क्या है कि आपको बार बार परेशान कर रहे हैं? उद्देश्य यही है कि परेशान करो। और एफआईआर वो उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है। इसमें फायरिंग और जो हमारे घर में लूट हुई है वो सब बोल रहे हैं तुम बेवकूफ बना। सुनने में यह भी आ रहा है कि आपके भाई के ऊपर भी इल्जाम लग रहे हैं कि मतलब वो उनके खिलाफ कुछ थानाओं में अपराध दर्ज हैं, तो इसमें क्या बोलेंगे आप? भाई हमारे यहाँ पे नहीं रहते, यहाँ पे मैं रहता हूँ, मम्मी जी रहती हैं, सिस्टर लोग है, वाइफ है। भाई यहाँ रहते नहीं, इंदौर में रहते हैं। जब कभी आए गांव में आए तो भाई का अलग मैटर है, ये अलग मैटर। मेरे घर पे पत्थरबाजी हुई, लूट हुई, जो भी चोरी किए और फायरिंग हुई, उसकी कंप्लेन मैं कर रहा हूँ। उसमें मतलब हमको उल्टा डराया धमकाया जा रहा है कि कंप्लेन वापस लो, नाम हटा दिया। तो उसके अगेंस्ट में मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो और डरा रहे हैं कि मतलब नहीं तो तुम्हारे घर में डेली आएंगे, रात में जितनी देर मन होगा। आपने लगभग कितने नाम पे एफआईआर की थी? हमने लगभग 7-8 नाम पे एफआईआर की थी। जिन क्या नाम थे उनके? राहुल सिंह बीबीए था, ब्रिजेंद्र सिंह था, दीपेंद्र पांडे अन्नू था, दीपक पांडे थे, राहुल मिश्रा था, शिवम मिश्रा था, मंटू द्विवेदी,
प्रिंसपुर रहना था। इतने लोगों का नाम वहाँ पे पता चला था। मतलब ये कभी वैसे इनका पेपर में भी आता रहता है, तो इतना तो आदमी पहचान लेता है, एक दो को फेसबुक के द्वारा। अभी हाल में कितने लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई है? सिर्फ 2 लोगों के ऊपर हुई है, दीपेन पांडे अन्नू और मंटू द्विवेदी, सिर्फ 2 लोगों पे हुई है। और पुलिस वाले वहाँ पे जाओ थाने में तो गाली गलौज करते हैं। कौन गाली गलौज करता है? वहीं पे जो जांच वोच कर रहे हैं, तो वही अब उनका नाम क्या बोलते हैं? नहीं तुम ज्यादा होशियार हो, ये है वो है। जो हम स्टेटमेंट देते हैं तो हम चले भी आए, कोरे कागज पे साइन करवाते हैं। अब कोरे पे हम कर दें और वो अगली पार्टी का साइन। कौन से थाने में कोरे कागज में दस्तखत करवाया गया आपसे? विश्वविद्यालय थाने में। आपका कहने का मतलब है पुलिस आपके मामले को दबाना चाहती है? पुलिस बिल्कुल केस को इधर का उधर। मेरे साथ घटना घटित हुई, मैंने उसकी कंप्लेंट की, अब उस पर कार्रवाई ना करना पड़े इसलिए केस को एक जगह से दूसरी जगह पे डाइवर्ट कर दिया। आपने इसकी शिकायत बड़ी अधिकारियों से की है? अब उसमें सबसे अभी हमने की है और भी आगे करेंगे ही। क्या परेशान तो हैं ही, रात रात में पुलिस परेशान कर रही, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा हमको। अब परेशान है बहुत लोग, घर वाले हमारे 3-4 दिन सो नहीं पाए, और 2-3 दिन लगातार पुलिस आ रही है, परेशान कर रही, बोल रहे हम 2 बजे रात आएंगे, 3 बजे आएंगे, ऐसे ही करेंगे, नहीं कंप्लेन वापस ले लो CM हेल्पलाइन की। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम निशांत तिवारी। देखते रहिए रिवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कोरोना कर्फ्यू के दौरान विघ्नहर्ता सेवा संस्थान द्वारा किचन का निर्माण कर भोजन के पैकेट वितरण करने का कार्य अनवरत 1 माह से किया जा रहा है। आज भी जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। रीवा के समाज सेवी और सामाजिक संगठन कोरोना कर्फ्यू अवधि में लगातार जरूरतमंदों की सेवा में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में विघ्नहर्ता सेवा संस्थान द्वारा किचन का निर्माण कर गुणवत्तापूर्ण खाने के पैकेट बनाकर लगातार 30 दिनों से जरूरतमंदों को वितरित करने का नेक कार्य कर रहे हैं। आज सांसद जनार्दन मिश्रा और यातायात DSP ने विघ्नहर्ता द्वारा बनाए गए किचन का निरीक्षण व कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। साथ ही यातायात DSP मनोज वर्मा के हाथों संस्थान द्वारा जरूरतमंदों को खाने के पैकेट वितरित करवाए गए। कोरोना हार गया। वार्ड 35 के पदाधिकारियों ने खाद्यान्न आवेदन व घोषणा पत्र जमा करवाया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि में गरीब परिवारों की खाद्य व्यवस्था सुनिश्चित कराने के हेतु वार्ड 35 के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों के फार्म वितरित कर भरवाए। साथ ही घोषणा पत्र के साथ फार्म जमा करवाने का कार्य किया गया। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू छूट करने का निर्णय। मोदी सरकार कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानीय विधायक ने गिनाई उपलब्धियां। धरने से मुकरे विधायक, कहा काम करवाने अधिकारियों से मिलने आया था, थकान लगी, लेट गया। और जामुन की आवक शुरू, 100 रुपए प्रति किलो की दर से रीवा में बिक रही जामुन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24। नमस्कार।